गुड मॉर्निंग क्लास 12th। इससे पहले की क्लास में संस्कृति क्या है उसमें मैंने आपको सभ्यता क्या चीज़ है और संस्कृति क्या चीज़ है ये स्पष्ट किया था। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अर्थात सभ्यता वह चीज़ है जो हमें बाहरी रूप से दिखाई देती है और संस्कृति वह चीज़ है जो हमारे अंदर व्याप्त है। अर्थात इसको आप इस तरह से देख लीजिए कि हमें अपने पूर्वजों के द्वारा सिर्फ धन दौलत ही वसीयत के रूप में नहीं मिलती, बल्कि उनके जो विचार, उनकी जो संस्कृति है, उनके जो कल्चर है, वह भी धीरे धीरे हमें हस्तांतरित होते चले जाते हैं। हमने आपसे कहा था कि जो आगे वाला पैराग्राफ है उसे आप पढ़ लीजिएगा। इसको इन्होंने दो उदाहरणों के माध्यम से आपको स्पष्ट करना चाहा। एक जो छोटा नागपुर की आदिवासी जनता के अनुसार और दूसरा ऋषि गण के अनुसार। या आप इसे इस तरह से भी देख लीजिए कि आप जो हैं किसी व्यक्ति की योग्यता तो हमें बाद में पता चलती, हम उसके पहनावे वेशभूषा के आधार पर ही उस व्यक्ति को सुसंस्कृत मान लेते हैं। इसीलिए देखिए यहाँ पे कहा गया यूरोपीय परिभाषा के अनुसार, अर्थात हमारी भारतीय संस्कृति में ज्ञान को क्योंकि ज्ञान विद्या न चोर चुरा सकता है, न उसे कोई हर सकता है, न वह बंटवारा हो सकता है, अर्थात वह कभी भी विनष्ट नहीं होती। ठीक उसी प्रकार से जो आपके सांस्कृतिक मूल्य हैं, आपने क्या निराश हुआ जाए में भी पढ़ा था, यही तो कहा गया था उस पाठ में, प्रसाद द्विवेदी में, वह दब अवश्य गए हैं हमारे मूल्य, लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर इसीलिए यूरोपीय परिभाषा के अनुसार यह स्पष्ट किया गया है। कह रहे हैं छोटा नागपुर की आदिवासी जनता पूर्ण रूप से सभ्य तो नहीं कही जा सकती, क्योंकि सभ्यता के बड़े बड़े उपकरण अर्थात बड़ी गाड़ियाँ, महल इत्यादि उनके पास नहीं है, लेकिन दया माया सच्चाई और सदाचार उसमें कम नहीं। अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि संस्कृति और सभ्यता में आप अंतर कैसे करिएगा, जिसको उन्होंने छोटा नागपुर की आदिवासी जनता के माध्यम से बताया है कि यद्यपि उनके पास सभ्यता के उपकरण जो आपको दिखाई दे रहे हैं वह तो नहीं है, लेकिन दया माया इत्यादि जो हमारे मूल्य हैं वह अभी भी उनके पास है। नेक्स्ट है, अतः उसे सुसंस्कृत समझने में कोई उज्र नहीं होना चाहिए, अर्थात आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। प्राचीन भारत में ऋषिगण जंगलों में रहते थे। जंगलों में वे कोठे और महल बनाकर नहीं रहते थे, फूस की झोपड़ियों में वास करना, जंगलों के जीवों से दोस्ती और प्यार करना, किसी भी मोटे काम को, मोटे काम का तात्पर्य कि किसी भी तरह का कार्य, आज हम लोग व्यक्ति के कार्यों के अनुसार, क्योंकि उसके पद और प्रतिष्ठा का आकलन हम उसके कार्यों के अनुसार कर रहे हैं, लेकिन वह ऋषिगण मोटे से मोटा काम करने में भी हाथ से हिचकिचाहट नहीं दिखाते थे। पत्तों में खाना और मिट्टी के बर्तनों में रसोई पकाना, यही उनकी जिंदगी थी। और ये लक्षण आज की यूरोपीय परिभाषा के अनुसार, इसीलिए आपको क्या कहा गया, आज की यूरोपीय परिभाषा अर्थात आज हमारे दृष्टिकोण क्या है, हम सुसंस्कृत उसे कहेंगे जो बड़े बड़े महलों में रह रहा, चाहे उसके अंदर दया माया परोपकार इत्यादि के गुण मात्र भी ना हो, लेकिन फिर भी वह बड़े महलों में बड़ी आलीशान गाड़ियों में रह रहा है, तो हम उन्हें सुसंस्कृत मानेंगे। इसीलिए कहा गया है कि वे आज की यूरोपीय परिभाषा के अनुसार सभ्यता के लक्षण नहीं माने। फिर भी वे ऋषिगण सुसंस्कृत ही नहीं बल्कि हमारी जाति की संस्कृति का निर्माण करते थे, अर्थात दधीचि ऋषि जिनकी हड्डियों को बना करके ही विजय प्राप्त किया जा सकता था, आज भी उन दधीचि का नाम लिया जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे कार्य किए, हमारी जाति की संस्कृति अर्थात हमारे अंदर उत्थान के लिए कुछ ऐसे कार्य किए।
इसलिए आप उन्हें आज की यूरोपीय परिभाषा के अनुसार सभ्य नहीं कहेंगे, लेकिन वह हमारी जाति की संस्कृति अर्थात मानव जाति की संस्कृति का निर्माण करते थे। सभ्यता और संस्कृति में यह एक मौलिक भेद है, अर्थात मौलिक भेद। आप एक पॉइंट आपका हो गया, पहली चीज आपने कह दिया ये चीज के अंदर व्याप्त और दिखाई दे रहा है। दूसरा पॉइंट आपने क्या कह दिया, मौलिक भेद किसके अनुसार, आज की यूरोपीय परिभाषा के अनुसार, जिसे समझे बिना हमें कहीं कहीं कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, मगर वह कठिनाई कहीं कहीं ही आती है। अर्थात हम चाहे कितना भी धन वैभव को देख के खींचे चले जाएं, लेकिन आज की जो परिस्थितियां हुई आपने देखा ना, हर व्यक्ति के अंदर आई मानवता जीवित हुई, जो व्यक्ति नहीं भी था उसके अंदर भी आई। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि यह कठिनाई कहीं कहीं ही दिखाई देती है। साधारण नियम यही है कि संस्कृति और सभ्यता की प्रगति अधिकतर एक साथ होती। जिस प्रकार से तराजू के पलड़े जब तक कि दोनों बराबर न हो, उनमें बराबर नहीं होंगे तब तक आप उसे वो नहीं कर सकते, नाप नहीं सकते। ठीक उसी प्रकार से कितने प्राचीन सांस्कृतिक मूल्य थे, वो समय और परिस्थिति के अनुसार। क्यों? क्योंकि आपने कहा ना कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, और उसी नियम के अनुसार संस्कृति और सभ्यता, जिस प्रकार सभ्यता में परिवर्तन हुआ, ठीक उसी प्रकार से हमारे जो सांस्कृतिक मूल्य हैं उनमें भी परिवर्तन हुआ। इसीलिए कहे हैं प्रगति अधिकतर एक साथ होती है और दोनों का एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता। अर्थात जिस प्रकार की सभ्यता आज समाज की मांग होगी, तो उस सभ्यता का प्रभाव कहाँ आएगा, संस्कृति पर आएगा। और संस्कृति, यद्यपि हम प्राचीन संस्कृति को भी नियमों के अनुसार परिवर्तन कर रहे हैं, तो उसका प्रभाव हमारी सभ्यता पर पड़ेगा। इनके लिए आप कह दीजिएगा, प्रगति पे बस अंडरलाइन करिएगा और साथ में डाल दीजिएगा कि दोनों की प्रगति एक साथ ही होती है। उदाहरण के लिए, हम जब कोई घर बनाने लगते हैं तो स्थूल रूप से तो यह सभ्यता का कार्य हुआ, अर्थात मुख्य रूप से तो आपने अपने अनुसार अपने घर को अपने जो भी जिस प्रकार की समाज की मांग है उन अनुसार आपने बनाया। लेकिन उस मकान को बनाने की जो रुचि है आपकी, उसमें क्या किया, आपने अपने अनुसार उसमें परिवर्तन किया। तो ये क्या चीज हुई, आपकी रुचि, आपकी संस्कृति हुई। अर्थात जिस प्रकार से पहले पुरुष वर्ग और स्त्री वर्ग के लिए अलग अलग होता था, आज वहीं देखिए जो घर का ड्राइंग रूम है या जो घर का मुख्य द्वार है, वहाँ पर बड़े इत्यादि का ही कमरा, और जो छोटे लोग हैं उनका कमरा अंदर। क्यों? क्योंकि बस सुरक्षा और ढाल की तरह आपके लिए है। इसीलिए देखिए उन्होंने बोला कि हम घर का कौन सा नक्शा पसंद करते हैं, इसका निर्णय हमारी सांस्कृतिक रुचि करती है, और संस्कृति की प्रेरणा से जैसा हम घर बनाते हैं और वही हमारी सभ्यता का अंग बन जाता है। क्यों माना आपने संस्कृति और सभ्यता की प्रगति एक साथ क्यों माना? समय के अनुसार आपने परिवर्तन किया, और समय के अनुसार आपने जो परिवर्तन किया, जिस सांस्कृतिक रुचि से आपने नक्शे को पास किया, धीरे धीरे वही आपके सभ्यता का अंग बन जाता है। इस प्रकार सभ्यता की संस्कृति पर और संस्कृति की सभ्यता पर पड़ने वाले प्रभाव का क्रम निरंतर ही चलता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट पे आइए कि यहीं पर एक बात और भी है कि संस्कृति और प्रकृति में भी भेद है। प्रकृति यानी आपका स्वभाव। तो कुछ लोग ये कह देंगे नहीं मेरा ये स्वभाव है, तो वो वहाँ पर भी अंतर आता है। क्यों? गुस्सा करना मनुष्य की प्रकृति है, लोभ में पड़ना उसका स्वभाव है, ईर्ष्या, मोह, राग, द्वेष और काम वासना ये सब के सब प्रकृति दत्त गुण है। प्रकृति अर्थात आपको स्वाभाविक रूप से हर व्यक्ति के अंदर, किसी के अंदर आपने देखा गुस्सा ज़्यादा होता है, किसी के अंदर कम होता है। लोभ, मोह इत्यादि ये व्यक्ति के नैसर्गिक गुण है, स्वाभाविक गुण है, प्रत्येक मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान। मगर प्रकृति के ये गुण अगर बेरोक छोड़ दिए जाए, अर्थात किसी का भी उसके ऊपर नियंत्रण न रखा जाए, तो आदमी और जानवर में कोई भेद नहीं रह जाएगा।
अब इन्होंने अंतर आपको स्पष्ट करने के लिए किया कि संस्कृति और प्रकृति दोनों में अंतर है। क्यों? प्रकृति जो है, गुस्सा करना मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन यदि उसी गुस्सा करने को या उसी लोभ मोह को हम यदि बेरोक छोड़ दें, बेरोक यानी बिल्कुल मनमाना आचरण करने लगे, तो क्या होगा? तो व्यक्ति में और फिर जानवर में, पशु में कोई भेद ही नहीं रहे। इसलिए मनुष्य प्रकृति के इन आवेगों पर रोक लगाता है, अर्थात जो आवेग आपका गुस्सा इत्यादि है उस पर रोक लगाता है और कोशिश करता है कि वह गुस्से के वश में नहीं बल्कि गुस्सा उस वश में पड़ रहे। वह लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष काम वासना का गुलाम नहीं बल्कि ये जो दुर्गुण हैं ही उसके गुलाम रहे। और उन दुर्गुणों पर आदमी जितना विजयी होता है उसकी संस्कृति भी उतनी ही ऊंची समझी जाती है। अब इसको मैं आपको स्पष्ट कर दूं इस तरह से कि गुस्सा करना, लोभ मोह इत्यादि प्रत्येक व्यक्ति में स्वाभाविक रूप से ईश्वर प्रदत्त गुण है, लेकिन आपकी संस्कृति जितनी उच्च होगी आप इन दुर्गुणों को, इन कमियों पर अपने आप ही नियंत्रण करेंगे। क्यों? क्योंकि यदि नियंत्रण नहीं करेंगे तो फिर मनुष्य में और पशु में अंतर क्या होगा? आपने हमेशा सुना होगा कि ये कहा जाता है कि वह व्यक्ति जमीन से जुड़ा हुआ है। वह जमीन से जुड़ा हुआ इसी तात्पर्य में हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है कि किस तरह से इन चीज़ों पर नियंत्रण, क्यों? क्योंकि उसके सांस्कृतिक मूल्य एकाएक नहीं बटोरे गए हैं। उसने सांस्कृतिक मूल्य अपने पूर्वजों के द्वारा, अपने माता पिता, अपने दादा दादी के द्वारा प्राप्त किया हुआ है, जिसके कारण कि वह ये चीज़ है। तो इसीलिए करिएगा कि संस्कृति में और प्रकृति में अंतर है। अब उसको आप अंतर करिएगा कि प्रकृति जो है व्यक्ति का जो नैसर्गिक गुण है, गुस्सा लोभ मोह इत्यादि व्यक्ति का जो नैसर्गिक स्वाभाविक गुण है, उन गुणों पर किस प्रकार से व्यक्ति अपनी संस्कृति के द्वारा, व्यक्ति अपनी सांस्कृतिक रुचि के अनुसार उस पर नियंत्रण रखता। और जितना व्यक्ति नियंत्रण रखेगा उतना ही वह व्यक्ति सुसंस्कृत या सभ्य कहा जाएगा। अब अंत में आप देख लीजिए निष्कर्ष क्या निकलता है कि संस्कृति जो होती है वह सभ्यता की अपेक्षा महीन चीज होती है। आपको पॉइंट पहले कर दिया, सभ्यता जो आपको वह चीज है जो हमारे पास है, संस्कृति जो आपके अंदर प्राप्त है। उसको आपने उदाहरण से स्पष्ट कर दिया, ऋषि गण के द्वारा या आपने आदिवासी जनता के द्वारा। सेकंड पॉइंट उन्होंने यह बात किया कि संस्कृति और सभ्यता की प्रगति निरंतर एक साथ होती है। और फिर आपने नेक्स्ट पॉइंट क्या किया? संस्कृति में और प्रकृति में भेद है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या हुआ कि संस्कृति जो है वह सभ्यता की अपेक्षा महीन चीज होती है। यह सभ्यता के भीतर उसी तरह व्याप्त रहती है जैसे दूध में मक्खन, अर्थात दूध के अंदर मक्खन व्याप्त है, उसको आपने किस तरह से मह करके निकाला। ठीक उसी प्रकार से जो आपकी संस्कृति है वह भी सभ्यता के अंदर व्याप्त, अर्थात उसके अंदर समाई रहती है। दूध में मक्खन, फूलों में सुगंध, और सभ्यता की अपेक्षा यह टिकाऊ भी अधिक है। अर्थात कहने का तात्पर्य सभ्यता जो आपको सामने आंखों के सामने दिखाई दे रहा है आज है कल नष्ट हो जाएगा, लेकिन जो सांस्कृतिक मूल्य हैं आपके वह जल्दी विनष्ट नहीं होते हैं। इसीलिए उन्होंने बोला है कि यह टिकाऊ अर्थात एक लंबे समय तक स्थित रहने वाली है, क्योंकि सभ्यता की सामग्रियां टूट फूट कर विनष्ट हो सकती हैं, लेकिन संस्कृति का विनाश इतनी आसानी से नहीं किया जा सकता। अर्थात जिस व्यक्ति के अंदर दया माया परोपकार की भावना है वह व्यक्ति चाहे कितनी भी परिस्थितियों की व्यवस्था क्यों न हो सकता है
कुछ कम हो जाए, लेकिन कुछ कम होने के बावजूद भी वह कभी भी अपने रास्ते से नहीं हट सकता। इसीलिए कहा गया कि वह टिकाऊ भी अधिक है। क्यों टिकाऊ अधिक है? तो आप बताइएगा कि सभ्यता की जो सामग्री है वह टूट फूट कर विनष्ट हो सकती है, लेकिन संस्कृति इतनी जल्दी या इतनी आसानी से विनष्ट नहीं हो सकती। आप पॉइंट्स के आधार पे कर रहे हैं तो वह आपको ज़्यादा अच्छा रहता है। क्यों? क्योंकि यदि ऐसे इत्यादि में आ गया पाश्चात्य संस्कृति और भारतीय संस्कृति की तुलना के ऊपर, या जिस तरह की परिस्थितियां हैं, हो सकता है आपको किसी इसके ऊपर कहानी के ऊपर भी आ जाता है, तो उसे आप इनके आधार पर स्पष्ट कर दीजिएगा। लेकिन क्लास 12th एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि यदि पेपर में आया हुआ होगा तो कोशिश करिएगा कि बदल दीजिए। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर पढ़ रहे होते हैं और यदि क्वेश्चन पेपर पे लिखा हुआ वही क्वेश्चन है, चैप्टर है, और उसको यदि आप कॉपी करते हैं तो वहाँ मार्क्स कट हो जाते हैं। तो इसे ये आप कितनी ईमानदारी से और किस तरह से परिवर्तित कर सकते हैं, इतना अब आप क्लास 12th में हैं, समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि पार्ट का कॉपी मत करिएगा, नहीं तो वहाँ पे आपके मार्क्स काट दिए जाएंगे।